नमस्कार, सर्च इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि नेगी। बीजेपी को जीत के लिए क्यों चाहिए ओवैसी की मदद? क्या ये रणनीति होगी कामयाब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सर्च इंडिया न्यूज में। और अभी की एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है ताजा ओपिनियन। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में आप बताइए कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट कर सकें। आपको बता दें, बीजेपी दरअसल ओवैसी को बड़ा बताकर मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी जानती है कि राज्य में मुसलमान वोटरों की संख्या 19% है और 100 से ज्यादा सीटों पर उनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति के कई अहम हिस्से हैं, जिनमें से एक राज्य के 19% मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज रखना है। बीजेपी इस लिहाज से AIMIM अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताने लगी है। लेकिन एंटी बीजेपी वोट करने वाले मुस्लिम क्या वो गलती करेंगे जो उन्होंने साल 2017 में कर दिया था? बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये साफ हो चुका है। इसलिए बीजेपी के लिए साल 2017 का परफॉर्मेंस दोहराना बड़ी चुनौती है। ओवैसी और ब्राह्मणों को साथ रखने के लिए बीजेपी किस हद तक कामयाब होगी, इस पर चुनाव परिणाम बहुत हद तक निर्भर करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सुलह करा जनता को उनके एकजुट रहने का मैसेज दिया है। लेकिन विपक्ष के वोटों के बंटवारे के लिए बीजेपी ने पासा फेंकना शुरू कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कहा था कि इस बार वो उन्हें दोबारा सीएम बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। योगी ने इसी चुनौती का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें ओवैसी की चुनौती स्वीकार है। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। योगी ने एक ही झटके में ओवैसी को अपने मुकाबले खड़ा ये कहते हुए कर दिया कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और उनका अपना जनाधार है। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी इस चुनौती का करारा जवाब जरूर देंगे और उन्हें दोबारा सीएम बनाएंगे। अब सवाल यह है कि यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रहे AIMIM प्रमुख को सीएम ने जनाधार वाला बड़ा नेता बता बीजेपी की मंशा साफ कर दी है। ओवैसी की यूपी में सियासी ताकत कितनी है? असदुद्दीन ओवैसी मीडिया को आकर्षित करने में हमेशा कामयाब रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या उनके गृह प्रदेश में भी बेहद कम है। मुस्लिम राजनीति को चमकाने का दम भरने वाले ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के एक इलाके में थोड़ा असर रखती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 7 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी हैदराबाद से जीतने में सफल रहे, जबकि उनकी पार्टी के दूसरे सांसद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निर्वाचित हो पाए थे। यूपी में ओवैसी मीडिया में जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं, वैसी हालत पिछले चुनाव में बिल्कुल नहीं थी। पिछले चुनाव में 38 में से 37 नेताओं का जमानत जब्त हो गया था। राज्य में पार्टी को महज 2.46% मत मिले थे, जबकि बीजेपी को 384 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद 41.57% मत प्राप्त हुए थे। जाहिर तौर पर बीजेपी इसी फिराक में है कि ओवैसी को बड़ा बनाकर पेश किया जाए तो वो राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। वैसे ओवैसी खुद कई पार्टियों से गठजोड़ कर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर चुके हैं। उनकी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है और मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि 5 साल में 5 सीएम होंगे, जिनमें एक नाम ओवैसी का भी है। बिहार में भी ओवैसी 6 दलों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर RJD का खेल बिगाड़ चुके हैं। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी ये रणनीति टाइम फिस हो गई थी। तो क्या दोबारा वोट बंटवारे का लाभ ले पाएगी बीजेपी? जी हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत का स्वाद चख चुकी है। पिछली बार वोट का बंटवारा SP और BSP में हुआ था, लेकिन इस बार BSP के ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देने पर ओवैसी की पार्टी उनकी जगह ले ले तो बीजेपी की सियासी रणनीति फिर से हिट मानी जाएगी। मुस्लिम बहुल सीटों में देवबंद से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर दूसरे नंबर पर BSP और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी। इसके अलावा मुरादाबाद नगर सीट भी बीजेपी की झोली में गई थी। यहाँ से SP के विधायक यूसुफ अंसारी को बीजेपी ने हराया था,
तीसरे नंबर पर बीएसपी के अतीक सैफी रहे थे। मुरादाबाद की ही मुस्लिम बहुलकांट सीट पर भी बीजेपी के राजेश कुमार चुन्नू ने 76,307 वोटों से एसपी के अनीस उर रहमान को हराया था। इसी सीट पर तीसरे नंबर पर बीएसपी के मोहम्मद नासिर रहे थे। फैजाबाद की रदौली सीट से बीजेपी के रामचंद्र यादव ने एसपी के अब्बास अली जैदी को करीब 30,000 वोटों से हराया था और बीएसपी के फिरोज खान उर्फ गब्बर तीसरे स्थान पर रहे थे। शामली जिले की थाना भवन सीट से बीजेपी जीती थी और यहाँ के बीएसपी दूसरे नंबर पर और राष्ट्रीय लोकदल तीसरे नंबर पर थी। जाहिर है यूपी में विपक्ष का बिखराव और ओबीसी के सियासी पिच पर कूदन बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर सकता है, लेकिन बीजेपी पिछली दफा मिली 41% वोटों को अपने साथ जोड़े रखने में कहां तक कामयाब होती है, इस पर सत्ता में दोबारा वापसी का सारा दारोमदार निर्भर करता है। आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।